एग्जांपल देखिए 12.4, ठीक है। इसमें जो प्रश्न से दिया है उसको लिखते हैं। यहाँ से प्रश्न से दिया है कि तरंग दैर्घ्य दी है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू 8000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, ठीक है। 8000 एंगस्ट्रॉम तो होती है लाल रंग की, लाल रंग के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से 8000 को क्या करें, 8000 एंगस्ट्रॉम है, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो एंगस्ट्रॉम को यहाँ से हटा दें तो इसकी वैल्यू लगा दें यहाँ पर 10⁻10 मीटर। तो यहाँ से 3 जीरो ये हो गए, तो 8 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी, प्लस की 3 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। इसको सॉल्व करें तो 8 गुणा 10 की पावर, यहाँ से देखिए कितनी हो जाएगी, 3 - 10 मीटर बराबर 8 गुणा 10 की पावर -7 मीटर। ये तरंग दैर्घ्य होगी जो कि मीटर में होगी, और यहाँ पर क्या है, एंगस्ट्रॉम में। अब दूसरे से व्यतिकरण पर्दे के बीच की जो दूरी दे रखी है, अर्थात कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है, वो 1 मीटर दे रखी है प्रश्न में, ठीक है ना। और इसमें जो स्मॉल डी की जो दूरी दे रखी है, की वैल्यू दे रखी है 0.2 mm, ठीक है, ये दे रखी है। तो मिलीमीटर को आप मीटर में चेंज कर दें तो mm इक्वल टू हो गया 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो यहाँ से d इक्वल टू 0.2 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -3 मीटर, ये बन जाएगी। और कैपिटल डी की दूरी 1 मीटर है, स्मॉल डी स्लिटों के बीच की दूरी होती है, तो 0.2 गुणा 10 की पावर कितनी होगी, -3 मीटर हो गई। और तरंग दैर्घ्य लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, 8000 एंगस्ट्रॉम थी, वो किस रंग के लिए थी, लाल रंग के लिए। और एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है, 10 की घात -10 मीटर। तो 8000 गुणा 10 की घात -10 मीटर, तो 8 गुणा 10 की पावर 3 ये हो जाएगी, 10 की घात -10 मीटर ये हो जाएगी। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 गुणा 10 की पावर -7 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ से फ्रेंच चौड़ाई पूछी है, फ्रेंच चौड़ाई, फ्रेंच चौड़ाई बीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से सूत्र देखें, बीटा बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये सूत्र होता है। तो बीटा बराबर कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ पर कैपिटल डी की वैल्यू, यहाँ लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें। तो लैम्डा कितना है, 8 गुणा 10 की पावर कितनी होगी, -7। और डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 0.2 गुणा 10 पावर -3, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको ऊपर ले जाइए, यहाँ से ऊपर ले जाइए इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 8 गुणा 10 की पावर -7 प्लस 3 बटे 0.2। तो बीटा बराबर, ये इसको कर दीजिए तो ये हो जाएगा 80/2, ये हो जाएगा, ठीक है। ऊपर कितनी रह जाएगी, 10 पावर -4, इतने मीटर रह जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा बराबर आएगा 40 गुणा 10 की पावर -4 मीटर, या बीटा बराबर 4 गुणा 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। अब देखिए 10 की पावर -3 मीटर, इसको क्या कह सकते हैं, 1 mm, 1 मिलीमीटर कह सकते हैं, ठीक है। तो बीटा बराबर 4 mm, तो फ्रिंज चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी, 4 mm होगी, ठीक है ना। ये आपका एग्जांपल 12.4 सॉल्व हो गया, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ से ये अप्लाई कर दिया, बीटा बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इसमें लैम्डा दिया था, कैपिटल डी दे रखी है, स्मॉल डी स्लिटों के बीच की दूरी दे रखी है, बीटा आपको निकालना है, इसमें ये कैलकुलेशन करना है, और आंसर आपका बीटा बराबर कितना आएगा, 4 मिलीमीटर इसकी फ्रिंज चौड़ाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब एग्जाम्पल नंबर आप 12.5 लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें जो दिया है वो मैंने लिखा है, प्रश्न से दिया है कि तरंग दैर्घ्य फर्स्ट पोजीशन तरंग दैर्घ्य लैम्डा 1 बराबर क्या दे रखा है, 6600 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, ठीक है। फ्रिंजों की संख्या n1 बराबर कितनी दे रखी है, 60। स्टार्टिंग में कि तरंग दैर्घ्य कितनी है, 6600 एंगस्ट्रॉम है, 6600 एंगस्ट्रॉम पर फ्रिंजों की संख्या कितनी दे रखी है आपको, 60, ठीक है। अब सेकंड पोजीशन
सेकंड पोजीशन दूसरी स्थिति, इसमें तरंग दैर्घ्य लैम्डा 2 बराबर यहाँ से 4400 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, ठीक है। और n2 आपसे पूछा गया है कि यदि तरंग दैर्घ्य जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य वो 4400 एंगस्ट्रॉम है तो फ्रिंजों की संख्या कितनी होगी, ये आपको निकालना है। तो सूत्र देखिए यहाँ से, सूत्र फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है, आप जानते हैं। फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र यहाँ से बीटा बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी से ये होता है, ठीक है। बीटा बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। यहाँ से अब देखिए, क्योंकि बीटा 1 बराबर बीटा 2 बराबर बीटा, ये बीटा की बात ही नहीं कर रहा फ्रिंज चौड़ाई की, ठीक है। और दूसरी चीज देखिए यहाँ से, ये तो ये हो गया, ठीक है। अब एक और चीज होती है कि यहाँ से x n बराबर n डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये भी एक सूत्र होता है, ये पीछे हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ से तो इसमें इसके आधार पर हम लिख सकते हैं, देखिए n1 और d तो कैपिटल यू ही रहने दीजिए, ठीक है। और लैम्डा 1 अपॉन डी, ये कैपिटल डी व्यतिकरण प्रतिरूप के पर्दे तक की जो दूरी है वो की उसकी बात नहीं कर रहा, और स्मॉल डी श्रेणियों के बीच की दूरी की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ से देखेंगे n2 d लैम्डा 2 अपॉन स्मॉल डी, ये कैपिटल डी और स्मॉल डी की बात ही नहीं कर रहा, तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो सूत्र यहाँ पर बन गया n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2, ये डायरेक्ट सूत्र बन गया, डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं इसको। तो यहाँ से क्या वैल्यू आती है इसकी, n2 बराबर n1 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ये बनती है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू होगी, n2 बराबर n1 की वैल्यू कितनी है आपकी 60, लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है 6600 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में रहने दीजिए आप, क्योंकि एंगस्ट्रॉम ये जो है, और यहाँ भी एंगस्ट्रॉम और यहाँ पर भी एंगस्ट्रॉम है, तो दोनों एंगस्ट्रॉम आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये 4400 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो है, इनसे 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो ऊपर कितना रह गया आपका 60 गुणा 66 बटे नीचे कितना रह गया 44, ठीक है। आप इनको काटिए, कितने से कटेगा, ये 11 से काट दीजिए, 11 से 66 और 11 चौक 44, 4 से इसको काट दीजिए 15 बार, 15 चौक 60। अब यहाँ से n2 बराबर 15 गुणा 6 रह गया, ठीक है। तो n2 बराबर कितना हो गया 15 छक्के 90, n2 बराबर कितना आ गया फ्रिंजों की संख्या 90। जब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा 1 बराबर 6600 एंगस्ट्रॉम थी, उस समय जो फ्रिंजों की संख्या है वो n1 कितनी है 60, और तरंग दैर्घ्य लैम्डा 2 बराबर कितनी हो गई 4400 एंगस्ट्रॉम। तो n2 बराबर कितना, ये हमें निकालना है। तो हमने जो इसमें ये फॉर्मूला लगा करके xn बराबर n डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी लगा करके हमने यहाँ से जो फॉर्मूला निकाला वो n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2, ये फॉर्मूला निकाला। आप इस फॉर्मूले को भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो n2 बराबर n1 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, इसमें n1 की वैल्यू कितनी है 60, लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है 6600 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है 4400 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम 0 0 से 0 कट गए। अब यहाँ से आप काटिए, तो 60 ये हो गए, 66 और 44 ये हो गए, तो यहाँ से आप काट दीजिए दोनों 66 बटे 44 को। तो 66 को काटेंगे किससे, 11 से काट दीजिए, 6 बार यहाँ कट गया, 4 बार यहाँ कट गया, और 4 को आप 60 से काट दीजिए 15 बार, 15 गुणा 6 रह गया यहाँ पर, n2 बराबर 15 गुणा 6, n2 बराबर 90। तो कहने का मतलब है यहाँ पर भंजों की संख्या कितनी आएगी 90, जब तरंग दैर्घ्य कितनी है आपकी 4400 एंगस्ट्रॉम है, उस समय भंजों की संख्या 90 होगी, ठीक है। बुक के आंतरिक प्रश्न, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की पहले बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल है। अब इसमें जो दे रखा है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ से देखिए, प्रश्न से जो हमें दिया है, आयामों का अनुपात, तरंगों के आयामों का अनुपात, आयामों का अनुपात a1/a2 बराबर 2/1, ये दे रखा है आयामों का अनुपात, ठीक है। अब हमें नंबर 1 निकालना क्या है, टू फाइंड, हमें यहाँ से प्राप्त करना है। तो क्या प्राप्त करना है, एक तो a मैक्सिमम,
अपॉन ए मिनिमम बराबर क्वेश्चन मार्क। नंबर 2 आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम, ये क्वेश्चन मार्क, ये हमें यहाँ से निकालना है। तो देखिए यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी है 2 और A2 की वैल्यू कितनी है 1। तो A1 बराबर हो गया 2 और A2 बराबर कितना हो गया 1। हमने ऐसा एक एग्जांपल पीछे भी कराया है आपको, तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी एग्जांपल की तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से A मैक्सिमम बटे A मिनिमम बराबर, यहाँ से आएगा A मैक्सिमम की वैल्यू होती है A1 प्लस A2, ठीक है, और A मिनिमम की वैल्यू होती है A1 माइनस A2, ये होती है। तो A मैक्सिमम की वैल्यू होती है A1 प्लस A2 और A मिनिमम की वैल्यू होती है A1 माइनस A2, तो दोनों का रेशो ये आता है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा कि A मैक्सिमम बटे A मिनिमम बराबर A1 बराबर कितना है 2 और A2 बराबर 1, तो 2 धन 1 और 2 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से A मैक्सिमम बटे A मिनिमम बराबर कितना हो गया 3 बटे 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं दोनों का रेशो A मैक्सिमम रेशो A मिनिमम बराबर 3:1, ये यहाँ से लिख सकते हैं। तो A मैक्सिमम रेशो A मिनिमम बराबर 3:1, ये लिखा जा सकता है। अब यहाँ से दूसरे की बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की। तो यहाँ से ये दूसरा पॉइंट देखिए I मैक्सिमम बटे I मिनिमम, इसका फॉर्मूला पीछे हम बता चुके हैं आपको। तो फॉर्मूला क्या है इसका कि I मैक्सिमम बटे I मिनिमम, ठीक है, I मिनिमम। तो इसका जो रेशो होता है वो ये होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब आप देखिए यहाँ से या आयामों का अनुपात कर दो यहाँ से, या ऐसा कर दो, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर A मैक्सिमम बटे A मिनिमम पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो A मैक्सिमम बटे A मिनिमम की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 3:1। तो I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर क्या होगा 3/1 का स्क्वायर। तो यहाँ से I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम बराबर क्या हो गया 9:1, ये इसका आंसर होगा। जैसे पीछे हमने एक एग्जांपल करा रखा है ना, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जांपल वही है। तो A मैक्सिमम रेशो A मिनिमम इक्वल्स टू 3:1, या इसका आंसर पहला तो ये है, और दूसरा आंसर I मैक्सिमम रेशो I मिनिमम बराबर 9:1, ये इसका दूसरा आंसर है। तो ये दोनों ही पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा कराएंगे आपको। ये क्वेश्चन दूसरा है। प्रश्न से दिया है कि दो तरंगें हैं, एक ही दिशा में एक साथ संचरित होती है। मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ क्या है कि दो प्रकाश तरंगें हैं, दोनों तरंगें एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती है, जिनकी तीव्रताएं क्रम से I और 4I है, ठीक है। कितनी कितनी है I और 4I। तो प्रश्न से पहली तरंग की तीव्रता I1 इक्वल्स टू क्या हो गया I, ठीक है, और I2 इक्वल्स टू क्या है 4I, ठीक है। तो परिणामी तरंग की तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। सपोज मान लीजिए परिणामी तरंग की तीव्रता I डैश होती है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमारा पहला पार्ट, इसमें B पार्ट और ये C पार्ट। यहाँ से सबसे पहले हमें फाई जो कलांतर दिया है वो 0 डिग्री दिया है फाई, दूसरे में हमें दिया है आपका जो है π/2, और फाई तीसरे में दिया है पाई। ये कलांतर दे रखे हैं हमें। पहला कलांतर है कितना पाई बराबर 0 डिग्री पर, फाई इक्वल्स टू π/2 एंगल पर, और फाई इक्वल्स टू पाई पर। ये हमें तीनों पार्ट दे रखे हैं, और तीनों पार्ट में हमें परिणामी तरंग की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो I1 की वैल्यू I है और I2 की वैल्यू कितनी है 4I है। तो इसको हमें आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट लेते हैं, पहला पार्ट A, एट फाई इक्वल्स टू 0, कितने पर निकालना है फाई बराबर 0 पर। परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता I डैश इक्वल्स टू क्या होगा I1 प्लस I2, ये सूत्र लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, I डैश इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1
I2 और इसके बाहर है ये cos I, ठीक है। ये मैं आपको पीछे व्यतिकरण वाले टॉपिक में मैंने ये फॉर्मूला निकाला है, वहां से इस फॉर्मूले को लिया गया है, ठीक है। तो परिणामी तरंग की तीव्रता निकाली वहां पर हमने डेरिवेशन में, उसको सूत्र को यहाँ पर यूज कर रहे हैं और उसके आधार पर हम आगे चलेंगे। तो I डैश इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी है आपकी, I रखी हुई है, ठीक है, प्लस I2 की वैल्यू कितनी रखी है, 4I रखी हुई है, ठीक है, प्लस 2, यहाँ I1 की वैल्यू फिर पुट कर दीजिए, I हो गई और ये कितनी हो गई, 4I हो गई और cos 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप देखें तो I और 4I कितने हो गए, 5I हो गए। तो I डैश इक्वल टू ये कितने हो गए, 5I लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस 2 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 4I स्क्वायर, ये आ गया, और पीछे क्या आ गया, cos 0 डिग्री, ठीक है। अब आप cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है यहाँ पर, ठीक है, ये जानते ही आप। तो I डैश इक्वल टू क्या हो गया, 5I प्लस 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे इसका अंडर रूट लेंगे तो 2I ले लेंगे, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो I डैश इक्वल टू क्या हो गया, 5I प्लस 4I हो गया। तो I डैश बराबर क्या आ गया, 9I। तो परिणामी तरंग की तीव्रता पहले पार्ट में कितनी आ गई, I डैश बराबर 9I आ गई, ठीक है। ये पार्ट आपका पहला सॉल्व हो गया, तो I डैश इक्वल टू 9I। अब हम सेकंड बी पार्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। मैं यहीं से इसको इरेज करके आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, देखो इतना 9I तक सॉल्व हो गया था। अब सेकंड पार्ट में देखें, ये एट 5/2 का परिणामी तरंग की तीव्रता सूत्र तो वही रहेगा, उसी सूत्र में अप्लाई करेंगे। तो I डैश इक्वल टू ये I1 की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी हुई है, I रखी हुई है, I प्लस I2 की वैल्यू क्या है, 4I पुट कर दी प्लस 2, ठीक है ना। ये I1 की वैल्यू I और ये क्या हो गया, 4I इंटू कॉस कितना हो गया, 5/2। अब आप देखिए cos 5/2 की वैल्यू होती है 0, कितनी होती है, 5/2 की वैल्यू 0, या साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से I डैश इक्वल टू ये कितने हो गए, 5I प्लस 2, और यहाँ से कितने हो गए ये दोनों, 4I स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया आपका, 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा, इसलिए पूरा टर्म क्या हो गया, 0। तो I डैश इक्वल टू क्या हो गया, 5I, दैट इज आंसर, ये इसका आंसर होगा। तो I डैश इक्वल टू 5I, ये इसका आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। अब हम थर्ड पार्ट की ओर बात करते हैं। तो थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व होगा, देखें यहाँ से, ये यहाँ पर पार्ट आ गया आपका C, ठीक है, और यहाँ से हटा दीजिए इसको, और फॉर्मूला तो वही रहेगा, यहाँ से फिर हटा देता हूँ इसको मैं, देखिए तो ये हटाने पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये कितने पर है, पाई पर, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से पुट कर दीजिए वही वैल्यू। तो I डैश इक्वल टू I की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, I1 की वैल्यू I प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, 4I प्लस 2, ठीक है, I1 की I और I2 की वैल्यू 4I, तो I इंटू 4I इंटू कॉस कितनी, पाई, कॉस पाई हो गया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉस पाई की वैल्यू -1 ही होती है, ठीक है, cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। I डैश इक्वल टू ये कितना हो गया, 5I प्लस 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 और ये कितना हो गया, 4I स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1, ठीक है। तो I डैश इक्वल टू 5I, तो ये हो गया, और प्लस 2, इसमें से कितना हो गया, 2I, और ये -1। तो I डैश इक्वल टू 5I, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4I। तो I डैश इक्वल टू कितना हो गया, I, ये इसका आंसर हो गया पूरा, ठीक है। यहाँ तक इसका आंसर आया, I डैश इक्वल टू I, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है सिलेटों के बीच की दूरी, सिलेटों के मध्य, सिलेटों को झिर्री भी कहते हैं, क्या कह सकते हैं, झिर्री भी कह सकते हैं। सिलेटों के मध्य की दूरी, D बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है, ठीक है।
स्लिटों से व्यतिकर्ण प्रतिरूप के पर्दे के बीच की जो दूरी दे रखी है वो कैपिटल डी होती है और उसकी जो वैल्यू है वो 1 मीटर दे रखी है। तो डी बराबर कितना दे रखा है 1 मीटर, ठीक है। और फ्रिंज चौड़ाई दे रखी है 1 mm, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और दे रखी है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर कितना दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर, ये होता है। तो यहाँ पर लगा दें 10 की घात माइनस 10 मीटर लगा दीजिए। तो लैम्डा बराबर 5, इसकी जीरो कितने हो जाएंगे घात, 10 की घात 3 हो जाएगी, 10 की घात 3 ये और 10 की घात माइनस 10 मीटर। अभी दोनों घातें किस में है, गुणा में है, इसलिए गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो लैम्डा बराबर कितना हो गया 5 गुणा 10 की पावर प्लस 3 और माइनस 10 मीटर। तो लैम्डा बराबर कितना हो गया 5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 मीटर। ये इसका लैम्डा का मान आएगा जो किस में आएगा, मीटर में आएगा। अब यहाँ से बीटा की वैल्यू आपको किस में दे रखी है, एमएम में दे रखी है, मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर में है तो 1 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी माइनस 3 मीटर। ये इसकी वैल्यू बीटा की होगी और स्मॉल डी की वैल्यू ये होगी और कैपिटल डी की वैल्यू ये रही और लैम्डा की वैल्यू ये रही। तो अब सूत्र हम जानते ही हैं, फ्रेंच चौड़ाई का सूत्र। तो फ्रेंच चौड़ाई का सूत्र लगा दीजिए, उससे निकल जाएगा। फ्रेंच चौड़ाई के सूत्र से, फ्रेंच चौड़ाई का सूत्र है बीटा बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये हो जाएगा। तो स्मॉल डी बराबर क्या होगा, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन बीटा। तो कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, यूनिट साइज भी लगा सकते हैं तो आपको आंसर यूनिट में आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। 1 मीटर, लैम्डा की वैल्यू 5 गुणा 10 की पावर कितनी माइनस 7 मीटर अपॉन बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर। 1 मीटर से इस मीटर को काट लीजिए, ठीक है। और ऊपर यहाँ पर देखिए ये मीटर बच गया तो मीटर को बाद में लिख लो पहले, ठीक है। और यहाँ से डी की वैल्यू निकालना है आप, तो यहाँ से क्या रहेगा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 और प्लस 3। तो डी बराबर 5 गुणा 10 की पावर माइनस 4 मीटर, ठीक है। तो डी बराबर 5 गुणा 10 की पावर माइनस 4 तो हो ही गया। अब एक काम करें, यहाँ से एक दशमलव इधर ले आइए, तो यहाँ से ये डी बराबर क्या हो जाएगा 0.5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर। तो डी बराबर यहाँ से देखें तो डी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.5 mm हो जाएगा ये, ठीक है। डी बराबर 0.5 mm ये बन जाएगी वैल्यू इसकी। तो 0.5 mm होगी इसकी। तो जो क्योंकि हम जानते हैं कि जो संकीर्ण रेखा क्षेत्र है अर्थात स्लिटों के बीच की दूरी अल्प होती है और वो मिलीमीटर की ऑर्डर की होती है, तो 0.5 mm की जो है कोटि की होगी, ठीक है। देखिए अब इसके बाद हम कुछ आपको जो है टेस्ट और सेल्फ के कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आप अपने घर पर उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो मैं 11 चैप्टर में आपको मैंने बता रखे हैं, पूरा 11 चैप्टर आपको कंप्लीट करा रखा है। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यह लिख रहा हूँ 5 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप लिख करके देखें, उनको कंप्लीट करें, क्योंकि पीछे का भी हमें थोड़ा बहुत रिवाइज घर पर करना होगा। तो उसके लिए क्या है, मैंने यहाँ लिखा है रे ऑप्टिक्स का टेस्ट और सेल्फ, अपने आप टेस्ट और सेल्फ ले सकते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, देखिए जो क्वेश्चन ज़्यादा ठीक रहते हैं, ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको भी एक एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से देखेंगे दर्पण के लिए एफ व कैपिटल आर में संबंध स्थापित कीजिए, ये क्वेश्चन है। और ये अवतल दर्पण वाला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो अवतल दर्पण वाले को आपको कंप्लीट करें उसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ लिख रहा हूं मैं, दर्पण का समीकरण, ठीक है, ये अवतल दर्पण के लिए है। दर्पण का समीकरण 1/f = 1/b प्लस 1/u का संबंध स्थापित करो, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा हो गया ये, तो ये 2 क्वेश्चन तो ये हो गए और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। निम्न पर टिप्पणी
निम्न पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 1, हीरे का चमकना, ठीक है ना। नंबर 2, प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु, ठीक है। ये 2 पर टिप्पणी आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 लिख रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये है उत्तल गोलीय पृष्ठ पर, उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र n/b - 1/u बराबर n-1/R को सत्यापित कीजिए, सत्यापित करो, ठीक है। ये हो गया। और एक क्वेश्चन नंबर 5, ये भी कई बार पूछा गया है। लेंस निर्माता, लेंस निर्माता या पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता का सूत्र, लेंस निर्माता का सूत्र 1/f = n-1 ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2 का सत्यापन करो, जहां प्रतीकों का सामान्य, प्रतीकों का सामान्य अर्थ, सामान्य अर्थ है कि R1 लेंस के प्रथम वक्र पृष्ठ की त्रिज्या, ठीक है, और R2 लेंस के द्वितीय वक्र पृष्ठ की त्रिज्या, वक्र पृष्ठ की त्रिज्या ये है, ठीक है। तो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो आपको क्वेश्चन आपको करने हैं, घर पर आप इन क्वेश्चनों को तैयार करके और कॉपी पर एक बार लिख के देखें, ठीक है। पहले तैयार कर लें इन क्वेश्चनों को, फिर आप अपनी तरफ से लिख के देख लें, आपको पता लग जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी है पीछे वाले चैप्टर की। तो मैं आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन और दूंगा उसमें से, ठीक है। तो आप एक बार इनको अपने आप करके देखें और अपने आप सॉल्व कर लें उन्हें, ठीक है। तो यहाँ से देखें, पहला क्वेश्चन है दर्पण के लिए f फोकस दूरी है तो वक्रता त्रिज्या कैपिटल R में संबंध, जिसका मान आएगा f = R/2। दर्पण का समीकरण 1/f, ये अवतल दर्पण के लिए भी निकालना है आपको। तो 1/f = 1/b + 1/u का संबंध स्थापित करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 1, हीरे का चमकना। नंबर 2, प्रकाशिक तंतु। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र n/b - 1/u बराबर n-1/R को सत्यापित करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेंस निर्माता का सूत्र 1/f = n-1 ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2 का सत्यापन करो, जहां प्रतीकों का सामान्य अर्थ है कि R1 बराबर लेंस के प्रथम वक्र पृष्ठ की त्रिज्या और R2 लेंस के द्वितीय वक्र पृष्ठ की त्रिज्या। ये आपको मैंने 5 क्वेश्चन दे दिए और यहाँ ऊपर लिख दिया टेस्ट योर सेल्फ। अपने आप इसको जो है देखें, और चैप्टर नंबर 11 का ये टेस्ट है, वो आप घर पर सॉल्व इसको कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार इन क्वेश्चनों को लिख लेंगे, फिर उसको आप तैयार करेंगे, फिर उसमें उसके आंसर कॉपी पे लिख करके और जो पीछे वीडियो बना रखे हैं उसमें से, और आपको सर ने PDF फाइल भेज रखी है, उससे आप उसको चेक कर लें कि आपकी कहाँ त्रुटि आ रही है और क्या है, और ढंग से कंप्लीट करें, ठीक है। थैंक यू।